नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। सबसे पहले बात यूपी में चल रही झूठ और सच की सियासत की करेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां एक दूसरे को झूठा करार दे रही हैं। मोर्चे पर अखिलेश यादव भी हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। सियासी संग्राम में अखिलेश यादव के झूठ वाले वार पर बीजेपी ने पलटवार किया और जवाब सोशल मीडिया के जरिए दिया। बीजेपी ने ट्वीट किया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, एसपी प्रमुख ने कुनबा जोड़ा, नक्कालों से सावधान। शब्दों के जरिए अखिलेश यादव पर तंज कसने के साथ ही बीजेपी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें अखिलेश के गठबंधन को महाठगबंधन करार दिया। नेता किनारे वोटों के बीच बाजार में नेता किनारे। बीजेपी के इसी वीडियो पर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की ओर से जारी वीडियो में उठाए गए सवालों का जवाब अपने अंदाज में दिया और झूठ की परिभाषा भी समझाने की कोशिश की। वो कह रहे हैं ठगबंधन है। इस गठबंधन में बहुत सारे वो लोग हैं जिनके पैर भारतीय जनता पार्टी वाले पड़े, वोट लिया और उनको चुनाव सरकार बनाने के बाद ठगने का काम किया और एक बार ठग के अब दोबारा भी उन्हीं के घर के रात में 1-1 बजे चक्कर लगा रहे हैं। तो ये निर्लज्ज लोग हैं। ये उन लोगों का गठबंधन है जो इस समाज के पीड़ित शोषित वर्ग की भावनाएं, आकांक्षाएं, समस्याएं समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंककर पीड़ित शोषित समाज की सरकार बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वार पलटवार के इस दौर से साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब झूठ और सच के सहारे सियासी संग्राम आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल रैलियों के जरिए राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के जरिए बुंदेलखंड से बदलाव के भरोसे बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। बुंदेलखंड की जनता इस बार बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादों के जुमले दिए। यहाँ पर बुंदेलखंड की जनता से झूठ बोला और आते आते डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड में फेल हो गई है। बुंदेलखंड की जनता एक बार इन्हें समर्थन दिया, इस बार इनके हाथ खाली जाएंगे। इनको समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। अखिलेश यादव आक्रामक होकर सरकार को घेरने में लगे हैं। बीजेपी को मिले बहुमत का हवाला देकर ही उसे घेरने की कोशिश की जा रही है। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं। किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं हैं? अखिलेश यादव सवालों के जरिए सियासी संग्राम में आगे बढ़ने की कोशिश में है तो बीजेपी उनकी सच्चाई बताने का दावा कर रही है। हम सब जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 12 से 17 में, पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर था। थानों पर समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व तो कब्जा करके बैठे थे। प्रदेश के लगभग 1550 थानों में अगर आप नजर डालेंगे विस्तृत रूप से तो लगभग 600 थानों में एक ही जात बिरादरी के लोग बैठे थे। यानी मैं कह सकता हूं केवल उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया की बिरादरी के लोग बैठे थे। चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए तमाम दल दम लगा रहे हैं। रैलियों के सहारे माहौल भी बनाया जा रहा है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब नौबत एक दूसरे को झूठा बताने की भी आ चुकी है। लेकिन झूठ कौन बोल रहा है और सच्चा कौन है, ये सब राज्य की जनता अपने वोट की ताकत से ही तय करेगी। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ अलाउद्दीन अयूब, न्यूज़ 18 बांदा। यूपी चुनाव में धर्म के नाम पर सियासी जंग फिर छिड़ गई है।
सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने विरोधियों पर निशाना साधा है, जबकि केशव मौर्य ने अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी का नारा देकर राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी है। केशव मौर्य के इस बयान को समाजवादी पार्टी ने ध्रुवीकरण की कोशिश का हिस्सा करार दिया है। यूपी में चुनावी समर से पहले मुद्दों की तलाश तेजी से चल रही है। तमाम दल अपने अपने तरकश से तीर निकाल रहे हैं और अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना रहे हैं। बीजेपी भी कसरत में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सीएम योगी ने अयोध्या से एक बार फिर भगवान राम को लेकर सवाल उठाने वालों और शक करने वालों पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। शेष संदेह की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। सीएम योगी ने नाम लिए बिना विरोधियों पर निशाना साधा और साफ किया कि महाभारत समेत तमाम ग्रंथों के खिलाफ भी साजिश रची गई। एक समय अभी साजिश चली थी कि महाभारत के प्रति लोगों के मन में एक अमनस्कता का भाव पैदा करने का प्रयास हुआ था। लोगों को दिखाने का प्रयास हुआ था कि महाभारत जैसे ग्रंथ को लोग अपने घरों में न रखें। आखिर उसी महाभारत महाग्रंथ का ही एक छोटा सा भाग श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको इस देश ने अपना राष्ट्रीय ग्रंथ माना। आप न्यायालय में जाएंगे तो श्रीमद् भगवत गीता को साक्षी मान करके ही वहां शपथ ले पाते हैं। अयोध्या और भगवान राम के नाम पर सियासत पहले से होती रही है, मगर इस बार बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले मथुरा का मसला उठाकर विरोधियों को घेरने की कोशिश की है। केशव मौर्य ने ट्वीट किया है, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्णा। बीजेपी रणनीति के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर रही है तो विपक्ष की ओर से भी सवाल दागे जाने लगे हैं। हम तो पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे इसमें, उसके बाद में इसमें तहरीक भी चलाई जा सकती है। और मुसलमान बहुत परेशान हैं, मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। हर भाई इलेक्शन आ गया है इनके सामने, ये इलेक्शन को जीतने के लिए मुद्दा बनाकर और वो करना चाहते हैं, सारे पोलराइजेशन करना चाहते हैं। चुनाव से पहले तमाम मुद्दों पर तकरार तीखी हो रही है, मगर सवाल इसी बात का है कि आखिर राम मंदिर को लेकर अब भी किसके मन में शक है और कौन साजिश का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के बेरोजगार युवक लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। युवाओं के मुताबिक वो राजस्थान सरकार की शिकायत प्रियंका गांधी से करना चाहते हैं। इस मसले पर अब सियासत हावी हो चुकी है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा के सहारे सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में भी हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य के बेरोजगार नौजवान अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लखनऊ पहुंचे युवा राजस्थान सरकार की शिकायत करने और अपनी समस्या का समाधान तलाशने के लिए प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं। देखो, पिछले 5 दिन से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम प्रियंका गांधी जी से मिलने के लिए आए थे, तो राजीव गांधी जी से हमने माला फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हमें प्रियंका गांधी से मुलाकात करा दो, क्योंकि राजस्थान में हमारी नहीं सुन रहे, तानाशाही वहाँ अपनाई जा रही है। हम परेशान दुखी है। 49 दिन से हमारा आंदोलन वहाँ भी जारी है, कोई नहीं सुन रहा। और 5 दिन से हमारा 4 बहनें और मेरा खुद का 5 लोगों का अनशन जारी है। कांग्रेस शासित राज्य के बेरोजगार लखनऊ में डेरा जमाने पहुंचे तो बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया। वाड्रा जी ने ऐसा चश्मा लगा रखा है जिस चश्मे से उनको उत्तर प्रदेश में तो समस्याएं दिखती हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों की पीड़ा दिखाई पड़ती है, लेकिन जहां राजस्थान में उनकी सरकार है वहां के बेरोजगारों की पीड़ा उनको सुनाई नहीं पड़ रही है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही है।
उनके होठ सिल जाते हैं जब राजस्थान की समस्याओं पर बोलना होता है। बीजेपी सवाल उठा रही है तो बेरोजगारी और बेरोजगारों के मसले पर कांग्रेस सफाई देने में जुटी है। तो प्रियंका गांधी जी से भी पहले मुलाकात उनकी हो चुकी है, राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हो चुकी है, और राजस्थान में अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो राजस्थान की सरकार से गुहार लगाएं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी हैं, अगर उनको गुहार लगानी है अजय माकन जी वहाँ के कांग्रेस प्रभारी उनके घर के बाहर लगाएं। तो ये तो एक राजनीतिक स्टंट है देखिए, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे से उनका समर्थन कर रही है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा हर कोई एक दूसरे को घेरने में लगा है। अब देखना होगा कि यूपी में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस क्या राजस्थान के बेरोजगारों की समस्या का समाधान निकाल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। अमरोहा में शिकारियों के लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अमरोहा में शिकारियों के लगाए फंदे में तेंदुआ फंस गया। सुबह खेत में काम करने गए ग्रामीणों ने जब खेत में तेंदुए को देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि तेंदुआ जाल में फंसा हुआ है तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 1 महीने से गांव के आसपास के इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की खबरें थीं, लेकिन वन विभाग मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा था। वहीं कुछ अज्ञात शिकारियों ने देर रात जंगली जानवर को फंसाने के लिए फंदा लगाया हुआ था, जिसमें तेंदुआ फंस गया और ग्रामीणों को तेंदुए की दहशत से आजादी मिल गई। फिलहाल वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है। हरदोई के शिवथाना गांव में एक फिल्मी घटना सामने आई है। दरअसल एक कोटेदार ने अपने ड्राइवर के अपहरण होने की कहानी रचाई, लेकिन बाद में पड़ताल करने पर यह पता लगा कि कोटेदार ने ही ड्राइवर की हत्या कर दी थी। कोटेदार को बरामद करने पर पुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ करने पर उसने खुद इस बात का खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में कोटेदार ने यह भी कबूल किया कि उसने अपने ड्राइवर की हत्या गांव के विरोधियों को इस मामले में फंसाने के लिए की थी। सभाजीत उर्फ गुड्डू के निशानदेही पर घटनास्थल वहां पे ब्लड और एक 315 बोर का बुलेट बरामद किया गया है। उसने पूरा घटना का इकबाल किया है और मकसद जो सामने आया वो ये है कि अपने प्रधानी और कोटेदारी के विवाद से संबंधित 6 विपक्षियों को उसमें फंसाना था, साथ ही साथ गया दिन जो कुछ घटनाओं में राजदार था उसको रास्ते से हटाना था। ये 2 मकसद के तहत इसकी हत्या की गई है। हत्या से संबंधित सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और सभी साक्ष्यों के आधार पर आज सभाजीत उर्फ गुड्डू को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शानदार काम करके वर्कआउट करने वाली सीओ सिटी और एडिशनल एसपी पश्चिमी की टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी के चलते 2 ठेकेदारों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसके चलते एक ठेकेदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूरी घटना पैसे के लेन देन को लेकर हुई। ये तीनों लोग लगभग 1.5-2 सालों से बताया जा रहा है कि इनकी ड्रिल थी कि यहाँ मॉडल शॉप पे आते थे, यहाँ बैठते थे, और इसके बाद बगल में जो ये अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान है यहाँ भी इनके बैठना उठना था और अक्सर आना जाना होता था साथ में ही। आज भी ये लोग साथ में ही आए थे और ड्रिंक किए थे। ड्रिंक करने के बाद ही आपस में इनकी कहासुनी हुई है, बात बिगड़ी है और उसी में महेंद्र ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोलियाँ चलाई है, जो इनके कई गोली लगी हैं बच्चा यादव को, और इनको अस्पताल भेजा गया है जहां डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी इनके परिवार के लोग आ गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, FIR दर्ज की जाएगी और अभियुक्तों को सिर्फ गिरफ्तारी के लिए टीमें लगेंगी। नैनीताल की आपदा को 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन किसान अब भी ना तो खेती कर पा रहे हैं और ना ही बागवानी। हालांकि अब जिला प्रशासन ने राहत देने का फैसला ले लिया है। रामगढ़ में फल बागान कुछ ऐसे ही मलबे में तब्दील है। आपदा के बाद खेतों से लेकर बागवान में मिट्टी, पत्थर और रेत के ढेर लगे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। फल उत्पादन पर पड़ी मार और चौपट खेती पर किसान जल्द रेत हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अब लोगों को खुद रेत और पत्थर चुगान कर बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। उसमें अगर किसी के खेत में अगर मलबा आया है तो वो अपनी सफाई कर सकता है, वो प्रशासन से परमिशन ले सकता है। दैवीय आपदा मद में और उसमें जो अनुमन्य है उसमें आप परमिशन ले सकते हैं। अगर किसी के वहाँ पे मलबा आया है, रेता बजरी आया, तो वो
परमिशन लेके बेच भी सकता है। दरअसल 18 अक्टूबर की आपदा से खेतों और बागानों में रेत भर गया, तो मकानों पर भी इसका असर पड़ा है। नालों ने अपना रुख बदला है और आबादी के लिए खतरा बनने लगे हैं। वहीं अब स्थानीय लोग विंटर रेन से डरे हुए हैं। वहीं आपदा प्रभावित कई लोग सरकार से विस्थापन और बाढ़ सुरक्षा को लेकर काम करने की मांग कर रहे हैं। जो मेरी नहीं, पूरे गांव वालों की, पूरे क्षेत्रवासियों की डिमांड है कि जहां से फ्लड आया हुआ है, जब तक ये फ्लड का ट्रीटमेंट नहीं होता, गड्ढे का ट्रीटमेंट नहीं होता, तब तक हम अपने मकान को, या जैसे यहाँ पर मकान बनाएंगे, यहाँ पे एक मकान था तो कैसे मकान बनाएं। बहरहाल अधिकारी भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन धरातल पर अभी काम शुरू नहीं किए जा सके हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी और लंबी उम्र की कामना की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई। उनका नेतृत्व प्रेरणादायी है। वो हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके पास बेहतर प्रशासनिक और विधायी अनुभव भी है, जिसके लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। सीएम ने ट्वीट किया, जनप्रिय राजनेता, कुशल संगठनकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो, सदैव स्वस्थ रहे एवं आपको समृद्ध एवं सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।